हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम लेबर लॉ एक्ट या फिर कह लें कि श्रम कानून अधिनियम के बारे में जो अति महत्वपूर्ण 20 MCQ आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी तक जो लेबर लॉ एक्ट से संबंधित लगभग 11 से 12 वीडियोज़ जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और ये सारे वीडियो जो हैं अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं, जो कि MCQ के माध्यम से ही आप उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो मेरा ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि अगर वो सारे वीडियोस को आप देखे होंगे या फिर उन सारे टॉपिक्स को आप अपने से भी पढ़े होंगे, तो ये जो 20 महत्वपूर्ण MCQ है वो आपके लिए है, वो आपके टेस्टिंग के लिए है कि आपकी तैयारी जो है ये लेबर लॉ एक्ट या फिर श्रम कानून अधिनियम की तैयारी किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 20 महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे और इसको सॉल्व करने का मेथड इस प्रकार है कि आपको क्या करना है। ये जो है हमारा मॉर्निंग में आज 7 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 7 बजे ये प्रीमियर होगा और ये ऑनलाइन वीडियो की तरह आपके लिए चलेगा। ठीक है, और वीडियो को आपको क्या करना है कि आंसर देते जाना है। ठीक है, और देखना है कि 20 में से आप सभी का कितना सही हो रहा है। ये मुझे चेक करना है कि आप सभी की तैयारी, मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो उन वीडियोस के माध्यम से ही अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है, और आपकी तैयारी को भी यहाँ पे चेक हो जाएगा कि आपकी तैयारी एटलीस्ट कितना है। ठीक है, जो श्रम अधीक्षक का जो पोस्ट आया था इस बार, उसके लिए जो कि 24 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड भी आई थिंक जारी कर दिया गया है। तो आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी और अभी आप रिवीजन कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा कुछ। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब पर भी आप फोकस कर रहे हों, यही सोच के मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और आप बताएँ कि आपका कमेंट में आप बताते चलना है कि किसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस अब मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है बाकी वीडियोस में अवेलेबल है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैं जो तैयारी करवाया हूं आपका, वो तैयारी आपकी कैसी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक कल्याण की सुविधा नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम 1948। तो आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि कारखाना अधिनियम 1948 ये जो अधिनियम है आज़ादी के बाद पहला कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आया था, याद रखिएगा। तो इसके तहत कौन सा जो है वैधानिक कल्याण की सुविधा नहीं है, ये चारों में से क्रैच, कैंटीन, परिवहन या फिर प्राथमिक चिकित्सा बक्से, या फिर इसको फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवहन। परिवहन कह ले, इसी को कह लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको हम वैधानिक कल्याण सुविधा के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि एम्बुलेंस कक्ष प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एम्बुलेंस रूम जो है किसको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है ABCD। ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित है। दूसरा जो ये प्रश्न है ये भी कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित ही है। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला है 30 महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 के तहत, या फिर दूसरा क्रैच फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत प्रदान किया जाएगा। तीसरा फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत कारखाने में 500 श्रमिक कार्यरत हैं तब एम्बुलेंस कक्ष प्रदान किया जाएगा, या फिर श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम 1923 कारखाने पर लागू होता है। तो ये सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मतलब जहाँ भी, मतलब ऐसे कारखाना जहाँ पर 500 श्रमिक जो है कार्यरत हैं और तब वहाँ पे फैक्ट्री अधिनियम 1948 लागू होता है और इस अधिनियम के तहत वहाँ पर एक एम्बुलेंस रूम जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि फैक्ट्री एक्ट या फिर कारखाना अधिनियम 1948 के तहत प्रत्येक श्रमिक के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए, मतलब कहने का कि कारखाने अधिनियम 1948 के तहत जहाँ भी कारखाना होगा वहाँ पे भीड़ तो होगी ही, तो भीड़ से बचाने के लिए जो श्रमिक होंगे
उनके बीच में कितने कितने क्यूबिक मीटर या घन मीटर का स्पेस होना चाहिए। तो वीडियो को आप पॉज करके भी ये चारों में से सही आंसर आप लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत ऐसा प्रावधान है कि 1948 या फिर उससे पहले निर्मित के जितने भी कारखाने हैं, ठीक है, कारखानों के लिए 9.9 घन मीटर, ठीक है, 1948 से पहले के, परंतु 1948 के बाद के जितने भी कारखाने निर्मित हैं वहाँ पे 14.2 घन मीटर क्षेत्र मतलब आयतन की आवश्यकता होगी, ताकि जो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनको भीड़ भाड़ से बचाया जा सके। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1948 से पहले निर्मित कारखाने के लिए 9.9 घन मीटर और 1948 के बाद के अगर निर्मित कारखाना है तो उसमें 14.2 घन मीटर आयतन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि देखिए, शुरू से पहला से तीसरा प्रश्न जो हम देखें वो कारखाना अधिनियम 1948 से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर मैं जितना भी पहले मैं पढ़ा चुका हूँ अधिनियम, उन सारे अधिनियमों को मिलाकर मैं क्वेश्चन लाया हूँ, चाहे वो कारखाना अधिनियम 1948 की बात कर रहा हूँ या फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का या फिर मातृत्व लाभ अधिनियम या फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम, इन सारे अधिनियमों से मिला जुला के आपके लिए मैं क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न, वैधानिक न्यूनतम वेतन किसके अंतर्गत निर्धारित है। वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इस अधिनियम को याद रखना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब का है, तो 1948 का अधिनियम है। ठीक है, इसके अंतर्गत वैधानिक न्यूनतम वेतन का प्रावधान किया गया है कि किसी भी कारखाने में, ठीक है, या फिर किसी भी संस्था में कार्यरत जो मजदूर होंगे उसका जो वेतन होगा वो न्यूनतम फिक्स किया जाएगा, उससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता। तो ये जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रावधान है। ठीक है ना, चलिए पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, कौन सा चारों ऑप्शन में से ऐसे विकल्प हैं जो कल्याण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो फिर से वीडियो को पॉज करके और इसका सही आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, ये जो अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये किसी के लिए कल्याण की बात नहीं करती है, ये जो है उनकी सुरक्षा की बात करती है, उनके अधिकार की बात करती है कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो उनकी न्यूनतम मजदूरी भी उनके अधिकार के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके अधिकार की नहीं, ये उनकी कल्याण की बात नहीं है, ये उनके अधिकार की बात है। ठीक है, उनके संरक्षक की बात है। परंतु जो अभरक खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम जो है ये कल्याण सिद्धांत पर कार्य करता है, वहीं जो लौह अयस्क श्रम कल्याण कोष अधिनियम जो है ये भी लोक कल्याण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो डॉक वर्कर्स सुरक्षा स्वास्थ्य कल्याण ये भी जो है इस पर कल्याण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर उसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है ना, उम्मीद है ये पांचवा प्रश्न भी आपका सही हुआ होगा। ठीक है ना, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए क्या तरीके बताए गए हैं। ठीक है, कि मतलब अगर इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा कि कितना न्यूनतम मजदूरी दिया जाना चाहिए, तो पहली बात तो आपको याद रखना कि इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की संशोधन की बात की गई है। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, समिति विधि, अधिसूचना विधि, मतदान विधि या फिर दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर तो आप समझ में आ गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर इस अधिनियम के धारा 5 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में अगर संशोधन करना है तो या तो आप समिति बनाकर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, वो जो समिति है वो तरीका बताएगा कैसे संशोधन करना है, या फिर राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जारी करके भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सातवां प्रश्न, मातृत्व लाभ अधिनियम। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम जो है ये 1961 का है, याद रखिएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम कब का है, 1961 का है। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार वह अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई भी महिला मातृत्व लाभ की हकदार होगी, ये कितने महीने का या फिर कितने सप्ताह के लिए वो हकदार होगी, 26 सप्ताह,
12 सप्ताह, 4 महीने या फिर 16 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 सप्ताह की उन हकदार होगी कि उसको 26 सप्ताह की अवधि के लिए उनको अवकाश प्राप्त हो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अधिनियम कब का, 1961 का, और इसका कितना 26 सप्ताह, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर किन 2 राज्यों के मातृत्व लाभ अधिनियमों की जांच की और पूरे देश में समान कानूनों को लागू करने के लिए सिफारिश की। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है, एक कमीशन का गठन किया गया था जो शुरुआत में केवल 2 राज्यों पर इसका क्या किया, जांच किया, और जैसे ही वो पूरा हुआ जांच, तो उन जांच के आधार पर जो इनका रिपोर्ट था, उन रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में इस मातृत्व अधिनियम 1961 को लागू किया गया था। तो बताना है कि वो कौन कौन सा ऐसा राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई और मध्य प्रदेश। इन 2 राज्यों पर पहले जांच की तरह काम किया गया, टेस्ट किया गया, इसके बाद पूरे देशव्यापी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है ना, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, क्या है एक तरह का, किसके अंतर्गत आएगा, राज्य नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो हमारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, याद रखिएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 है, इस अधिनियम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अंतर्गत भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैं बना कर लाया हूँ। तो यह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कहता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लिंग भेद करके उनके एक ही कार्य के लिए अलग अलग वेतन नहीं दिया जा सकता, समान वेतन देना पड़ेगा। तो ये जो हमारा अधिकार, ये जो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, वो राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। और उसके अंतर्गत भी अगर देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद अगर देखना है तो अनुच्छेद नंबर जो 39 है, ये अनुच्छेद नंबर 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम की कौन सी धारा पुरुष और महिला को क्रमशः किसी भी उम्र के पुरुष या फिर महिला मानव के रूप में परिभाषित करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब का है, 1976 का, पहली बात। अब इस अधिनियम के तहत ऐसी कौन सी धारा है जो ये कहता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, सबसे पहली बात तो क्या है, वो मानव है। तो मानव के रूप में कौन सा जो धारा है वो परिभाषित करती है महिला या पुरुष को, धारा 2D, धारा 2G, धारा 2A या फिर धारा 2H बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, धारा 2D जो है ऐसा कहता है कि चाहे महिला या पुरुष, चाहे किसी भी उम्र के हों, सबसे पहली बात तो मानव है, उनको मानव के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये धारा 2 का D कहता है। ठीक है, 11वां प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम की कौन सी धारा समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक देने के नियोक्ता के कर्तव्य के बारे में कहती है। पीछे जो बताया मैं आर्टिकल 39 वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये वाला धारा 2D जो है वो महिला और पुरुष को मानव के रूप में परिभाषित करता है। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोला है कि ये चारों में से कौन सी ऐसी धारा है जो ये कहता है, जो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का कौन सा ऐसा धारा है जो कहता है कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन नियोक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए, उसका कर्तव्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस अधिनियम का धारा 11 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, और चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। याद रखिएगा ये धारा को, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा भविष्य में। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था।
ठीक है। तो लागू करने का डेट भी याद रखिएगा। मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिया हूँ। ये चारों ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों ऐसे विकल्प है जिस दिन कोई ना कोई अधिनियम जो है लागू किया गया था। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 है, वो पहली बात तो 1976 में लागू होगा। तो ये दो ऑप्शन में 1976, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों में अगर छांटना है तो हमको सही आंसर मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 11 फरवरी 1976, 11 फरवरी 1976 को समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को लागू किया गया था, पहला बिट। ठीक है। दूसरा, अच्छा बी क्या है, 15 मार्च 1948 को कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को 15 मार्च 1948 को लागू किया गया था। वहीं पर 23 अप्रैल 1936 को मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये चारों को याद करके आप रखिएगा। ठीक है, मजदूरी भुगतान अधिनियम और 9 फरवरी 1976 को बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम। ठीक है, मतलब बंधुआ मजदूर वाला। ठीक है, बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम। ये सारे टॉपिक्स को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से आपका कंप्लीट कराया था। तो अगर आप नए हैं, इस चैनल में नए आए हैं और अभी भी श्रम अधिनियम से संबंधित कोई भी चीज़ तैयारी नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल पे जो 10 से 12 वीडियो अवेलेबल है, एटलीस्ट उतना को आप एक बार फटाफट 1.5x में करके वीडियो को देख लें और एक बार देख के अवश्य जाएँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए अब 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो पहली बात तो ये सब जो मिलेगा, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ विशेष दशाओं में या कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत काम करना, शिक्षा या फिर लोक सहायता पाने का अधिकार लोगों को होगा। कुछ दशाओं में काम का मतलब जैसे आप मनरेगा इसके अंदर समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है तो मनरेगा में कार्य कर सकते हैं, 100 दिन का मिनिमम उनको काम कराया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत? कुछ विशेष दशा में। शिक्षा की बात करेंगे तो जो बच्चे होंगे 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, ये शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। लोक सहायता जैसे कि आप आयुष्मान भारत योजना वगैरह की बात कर लें, जिसके अंतर्गत आपको लोक सहायता प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है, याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है ये तो आप जानते हैं कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। ये सब आप संविधान के अंदर भी पढ़े होंगे। ठीक है ना। बालात श्रम से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है किससे संबंधित है? तो ये बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों जैसे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 24 कहता है। और जो अनुच्छेद 39 है ये कहता है क्या कि समान कार्य के लिए समान वेतन दी जानी चाहिए। ये तो मैं पहले भी बता चुका। इस प्रकार जो प्रश्न क्रमांक 13 है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र नहीं है? ठीक है, सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड या फिर सामूहिक सौदेबाजी या फिर श्रम न्यायालय। मतलब सिंपल सी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली बात तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम कब का है? तो 1947 का अधिनियम। तो इसके तहत ये चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे हम किसी भी तरह के औद्योगिक विवाद को निपटा नहीं सकते? उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक सौदेबाजी। ठीक है, इसके माध्यम से हम नहीं कर सकते। सुलह अधिकारी है जो और औद्योगिक विवाद है तो वो सुलह करवा सकता है, सुलह बोर्ड है तो वो भी करा सकता है, श्रम न्यायालय करा सकता है, लेकिन सामूहिक सौदेबाजी नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 15वां प्रश्न है कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965। तो अब ये वाला अधिनियम याद रखना है कि बोनस भुगतान अधिनियम कब का है? 1965 का।
ये आपको मैच करने के लिए भी दे सकता है। लेफ्ट साइड में आपको बोनस मतलब अधिनियमों का नाम लिख देगा और राइट साइड में ईयर दे देगा। अब मैच करना होगा कि कौन से ईयर में ये जो है आया था या प्रस्तावित या फिर पारित किया गया था। ठीक है, तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत बोनस की गणना के लिए वेतन या वेतन की सीमा क्या है? 2500 रुपये, 3500 रुपये, 4500 रुपये या फिर 7000 रुपये। तो पुराना अगर देखेंगे तो उसमें आपको 6500 रुपये मिलेगा, परंतु मैं इसको आपके लिए चेंज करके लाया हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में भी देखिएगा, अगर ऑप्शन में 7000 नहीं मिलेगा तो 6500 आप मार देना, क्योंकि पुराना डाटा के अकॉर्डिंग 6500 लिया गया था। परंतु अभी मैं इसको गूगल में एक बार क्रॉस चेक किया तो मुझे मिला कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, कि अगर किसी श्रमिक का सैलरी जो है 7000 है या उससे अधिक है, ठीक है, तो बोनस 7000 रुपये, अगर कम से कम 7000 रुपये है तो 7000 रुपये पर बोनस मिलेगा। या फिर सरकार जो भी न्यूनतम सैलरी जो तय किया है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है बोनस मिलेगा, परंतु मिनिमम कितना? 7000 रुपये पर उसको वेतन अगर हो तो उसको क्या बोलेगा, बोनस दिए जाने की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था प्रश्न क्रमांक 15। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है कि भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? ये क्वेश्चन जो है मैं करा चुका हूँ। श्रम अधिनियमों का जब इतिहास पढ़ाया हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वीडियो मतलब एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं बनाया हूँ, तो आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स को आपके लिए उसमें इंक्लूड किया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? 1881, 1891, 1929 या फिर 1948? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो उस समय जो बाल श्रमिक थे या फिर अल्पायु श्रमिक थे उनको संरक्षण प्रदान करना या फिर उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की मुहैया प्रदान करना, जो इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1851 में इसके बाद 91 के अंदर दूसरा कारखाना अधिनियम आया। पहला कब आया? 1881 में, और दूसरा आया 1891 के अंदर। 1929 के अंतर्गत प्रथम औद्योगिक, ठीक है, प्रथम औद्योगिक विवाद अधिनियम आया था। याद रखिएगा, 1929 के अंतर्गत। और 1948 में आज़ादी के बाद पहली बार कारखाना अधिनियम आया था। तो जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सबको अगर नोट डाउन आप करते चलिए, अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं। मैंने जब भी शुरुआत किया था इस टॉपिक को तब भी मैं बताया था कि जितना भी मैं टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ, जितना भी अधिनियम कंप्लीट करा रहा हूँ, उन सब का आप नोट बनाते चलें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है कि किसी भी बच्चे से काम कराने के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, अब देखिए, जो बच्चे होंगे, बाल श्रमिक होंगे, पहली बात तो उनको सारे कार्य में नहीं लगा सकते, परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके अंतर्गत काम कराया जा सकता है। तो अगर बच्चे उनमें कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से ऐसा समय है उस समय पे उन बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता? ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं इसका सही आंसर जो बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कि मतलब जो सही नहीं है, मतलब शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के मध्य काम कराया जा सकता है क्या? नहीं कराया जा सकता। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही विकल्प है। ठीक है ना, मतलब कहने का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मतलब किसी भी बच्चे को ये वाला कथन जो है गलत है। 7 बजे से शाम से सुबह 8 बजे के मध्य उनको काम नहीं कराया जा सकता। बाकी 1, 2, 3 ये जो तीनों है वो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए कि नहीं कराया जा सकता। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है काम कराया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उनसे ओवर टाइम भी नहीं कराया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है, जो कि इम्पोर्टेंट था। एक बार जरूर ध्यान से इसको आप करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 जो हमारा आज का 18वां प्रश्न है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन भी श्रम का इतिहास वाले में मैं करा चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर है, भारत श्रमजीवी पत्रिका का जो संपादन किया था वो थे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? तो शशि पदा बनर्जी। ठीक है, शशि पदा बनर्जी। अच्छा, शायद एक क्वेश्चन छूट गया पीछे। ठीक है ना, मैं पहले उसको करा लेता हूँ। 17 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक छूट गया था। अच्छा, 17 तो हमने कर लिया।
ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शशिपदा बनर्जी। शशिपदा बनर्जी ने सन 1870 में, याद रखिएगा, सन 1870 में भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन किया था। वहीं जो वीपी वाडिया हैं, याद रखिएगा, ये चारों व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीपी वाडिया हैं ये मद्रास श्रमिक संघ, ठीक है, मद्रास श्रमिक संघ का स्थापना इन्होंने किया था 1918 के अंदर, याद रखिएगा। वीपी वाडिया ने मद्रास या फिर चेन्नई श्रमिक संघ भी कह सकते हैं 1918 के अंदर। जो नारायण मेघाजी जो लोखंडे हैं, इन्होंने भारतीय श्रम आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय श्रम आंदोलन का जनक। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं श्रम का इतिहास, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को एक बार ज़रूर एग्ज़ाम में देख के जाएं, क्योंकि इतिहास से डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक ही लिखा गया है श्रम वाले के अंदर कि श्रम कानूनों का या श्रम विधियों का इतिहास, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर जाके देखें। शुराब जी बापू जो हैं, ये जो हैं, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था श्रमिक सुधार से संबंधित, ठीक है। तो पुराने वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। तो इसका जो सही आंसर था कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, शशिपदा बनर्जी, 1870। 19वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए राइट टू एसोसिएशन, मतलब संघ बनाने का आधार जो है, वो कौन सा श्रम कानून बनाया गया, ठीक है। जो संघ बनाने का अधिकार है उससे संबंधित, अच्छा, संघ बनाने का जो अधिकार है वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 19 में आपको मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 में जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका 1 का सी जो कहता है कि संघ बनाने का अधिकार हमको देता है। तो इस संघ बनाने का जो अधिकार है, इसी के अंतर्गत जो ट्रेड यूनियन अधिनियम है, ट्रेड यूनियन एक्ट का निर्माण कराया गया था, स्थापित किया गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट कब का है? तो याद रखिएगा 1926 का है। तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हमने 19 क्वेश्चन को अभी तक देखा, और अब हम चलते हैं आज का हमारा लास्ट प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 20 है, और इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये चारों में से किसका उदाहरण है बाल श्रम अधिनियम 1986? क्या है यह एक नियामक श्रम कानून है, या फिर सुरक्षात्मक श्रम कानून है, या सामाजिक सुरक्षा कानून है, या फिर कल्याण विधान से संबंधित कोई कानून है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि बाल श्रम अधिनियम जो कि 1986 का है, यह एक सुरक्षात्मक श्रम कानून है, जो कि बच्चे हैं, जो कि जिनका उम्र 14 से कम वर्ष है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, उनकी सुरक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण MCQ को देखा। 20 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, उसको भी आप कमेंट में बताएं। क्या इसी तरह का जो रिवीजन वीडियो आपको चाहिए, या फिर जो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ वो आप एक बार रिवाइज़ करके जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि 20 में से किसका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।